एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कॉन्ग, फांग, जिया और जुआन सारे लोग सुन के पास में आते हैं उससे मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में। सुन इन सारे लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। अब ये सारे लोग बाहर जाकर बात करने का सोचते हैं, पर वहाँ पर भी रेस्टोरेंट को भी तो संभालना था, इसलिए वो लोग जुआन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक के सारी चीज़ों को संभालो, हम लोग आ रहे हैं। और बाकी के चारों लोग जाकर बाहर में बातें करने लग जाते हैं। वो लोग खूब सारी बातें करते हैं अपने बारे में, अपने जब करियर की शुरुआत के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और इसी में हमें पता चलता है कि शायद सुन और फिर शू एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उन दोनों के बीच कुछ तो था और इसी वजह से शायद उस समय शू सुन का नाम सुनते वक्त वहाँ से उठकर चली गई थी। अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते और ये लोग बस अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ को याद करते हैं। उसके बाद सारे लोग वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फांग जाने वाला था, जिससे कि वहाँ पर कॉन्ग पूछने के लिए आता है कि क्या वो उसे छोड़ सकता है, पर यहाँ पर फांग मना करता है, कहता है कि तुम अभी टीम पर ध्यान दो, बस मुझे जाना ही तो है, मैं कल ही फ़्लाइट ले लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। कॉन्ग वहाँ उससे कुछ बातें करता है, जहाँ कि फांग उसे कहता है कि वो उसे कैप्टन की तरह देखना चाहता है और चाहता है कि कॉन्ग जब कैप्टन रहे तो वो अपनी टीम के लिए चाइना खेल के चैम्पियनशिप में जाए और वहाँ ट्रॉफ़ी भी जीत कर लाए। कॉन्ग उसे कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद फिर फांग वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे लोग को हम देखते हैं कि वो सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, जो कहता है कि उन्हें एक शो में अटेंड करना पड़ेगा और ख़ास करके कैप्टन को। तो वहाँ पर वो मेनली कॉन्ग से कह रहा होता है अटेंड करने को, पर कॉन्ग मना करता है। वो कहता है कि हमें प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप जाओ, हम लोग नहीं अटेंड करने वाले। वहाँ पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर उन्हें बताने लग जाता है कि कॉन्ग किस तरह से कुछ भी करने को मना कर रहा है। ना ही वो कोई ऐड लेता है, ना ही किसी शो में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे कैसे चलेगा, हमें स्पॉन्सर भी तो चाहिए। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो जानबूझकर वहाँ पर मैनेजर को कहता है कि आपको अच्छे से बताना चाहिए था ना, मैं तो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँगा, आखिर हमारी टीम के लिए ही तो है। और वहाँ पर डायरेक्टर के सामने वो उसी का मजाक बनवा देता है और शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम क्यूइंग को देखते हैं, जो कि घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे बहुत सारे बिल अभी पे करने थे और उसे तो पैसे भी बहुत टाइम से नहीं मिल रहे होते, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने इतने पैसों को वो जल्दी से जल्दी कैसे पे करेगी। तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर उसे एक शो में होस्ट के लिए बुलाया गया हुआ होता है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या इसके लिए उसे पैसे भी मिलेंगे, तो उस शो में वो आने के इसे पैसे भी देने वाले होते हैं, इसलिए क्यूइंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि शो में 4 लोगों को बुलाया गया होता है, 2 ई स्पोर्ट के प्लेयर्स को और 2 होस्ट को, और ये चारों कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग, क्यूइंग, जाओजिन और पाई ही होते हैं। यहाँ पर जाओजिन और पाई को एक टीम में डाला जाता है और वहीं पर क्यूइंग और कॉन्ग को दूसरी टीम में, क्योंकि वो लोग पहले भी एक साथ मैच कर चुके थे। यहाँ पर जब वो चारों एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ पाई तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, पर जाओजिन बार बार उसके आगे पीछे घूम रही होती है, उसकी हेल्प कर रही होती है, उसके लिए पानी का बॉटल ला कर दे रही होती है, पर वहाँ पर पाई बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जब क्यूइंग बैठी हुई होती है तभी कॉन्ग आता है और कॉन्ग तो उसे देखकर ही गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो फिर से उसे कहने लगता है कि तुमने जानबूझ के ऐसा कुछ किया ना, तुमने ये सब कुछ प्लान करा होगा ताकि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में खेलने के लिए आ सकूँ। यहाँ पर क्यूइंग उसे साफ मना करती, कहती है कि मैं कैसे ऐसा कुछ प्लान कर सकती हूँ, खुद ही सोचो ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस शो में हम लोगों को बुला कर लाए, मैं तो इतनी फेमस भी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊँगी, मैं तो स्पॉन्सर नहीं कर सकती ना तुम्हारी टीम को। यहाँ पर फिर से उन दोनों की बहस होती है, जहाँ की जाओजिन आकर उसे चिढ़ा रही होती है कि तुम्हारा पार्टनर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा तुम पर तभी वहाँ से पाई भी उठकर चला जाता है। तो क्यूइंग कहती है कि पहले अपने पार्टनर को तो संभाल लो, फिर मुझसे बात करना। और वहाँ पर जाओजिन फिर उसके पीछे पीछे दौड़ के जाती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जहाँ की ये लोगों को गेम खेला जाता है। तो फर्स्ट राउंड में एक हाइट पे दोनों फीमेल्स को, यानी कि जाओजिन और क्यूइंग को खड़ा कर दिया जाता है और वहीं उनके मेल पार्टनर्स नीचे खड़े होंगे। वहाँ जो एमसी रहेगा वो उन लोगों से पूछेगा कुछ क्वेश्चंस, और अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो फीमेल वहीं पर खड़ी रहेंगी, उन्हें कुछ भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनको उस हाइट से नीचे गिरा दिया जाएगा। नीचे पूरा बलून्स रहता है उनके बीच में, उस चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर फिर भी उन्हें बार बार उतने हाइट से नीचे फेंका जाएगा। और वहाँ पर पाई तो हर एक सवाल का सही सही जवाब दे रहा होता है और इसे जाओजिन बहुत खुश होती है। पर जब कॉन्ग से सवाल पूछा जाता है तो उसे जब सवाल का जवाब पता होता है फिर भी वो गलत गलत दे रहा होता है और जानबूझ के क्यों इनको बार बार ऊपर से नीचे गिरता देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो उसे बदला ले रहा होता है। क्यूइंग तो बहुत गुस्सा हो गई थी उस पर और सारे लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पाई को भी हंसी आ रहा होता है ये सब कुछ देख के। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है, जहाँ की इन लोगों को गेम खेलना था। फर्स्ट राउंड में तो पाई और जाओजिन ही जीत गए थे और सेकेंड राउंड में अभी वहाँ पर पाई जब कहता है कि तुम लोग फिर से हारोगे तो ये सुन के वहाँ पर कॉन्ग को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। पहले तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और बेचारी क्यूइंग अकेले ही किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर लास्ट में कॉन्ग उसकी मदद करता है और सेकेंड राउंड वो लोग जीत जाते हैं।
वहाँ पर पाई को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये जीत पाएंगे, पर वो जीत जाते हैं। उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद में वो आकर वहाँ कॉन्ग से कहता है कि तुम्हारी पार्टनर वैसे भी बहुत बेकार थी, बस किस्मत अच्छी थी तुम लोगों की, इस वजह से जीत गए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यूइंग जब अपना सामान रख रही होती है बाहर आने के लिए, तब भी वहाँ पर एक स्टाफ आता है जो कि उसे गिफ्ट करता है। एक बहुत ही प्यारा सा टेडी उसे गिफ्ट करता है, और वही सेम टेडी कॉन्ग को भी मिलना था, क्योंकि उसने सेकेंड राउंड में तो जीता था ना, वो लिमिटेड एडिशन का था। और बहुत ही एक आई कॉन्क्यूर करके जो चैम्पियनशिप था उसी में बहुत कम लोगों को वो दिया जाता है। इससे पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो टेडी जो कॉन्ग ने छोड़ दिया वो उसे वो वापस करने के लिए जाती है। पर जब वो उसके पास में पहुंचती है तो बहुत खुश होती है कि आज वो गेम में जीत गई, और इसके लिए तो उसे पैसे भी मिलने वाले थे, और इसे वो अपना रेंट भी पे कर पाती। ये सब कुछ सोचकर वो काफ़ी खुश थी। और फिर यहाँ आकर वो कॉन्ग से एक हेल्प मांगती है। वो उसे कहती है कि आज तुमने मेरी हेल्प करी ना, इस वजह से मैं जीत गई, इसलिए मैं तुम्हें एक मील पर लेके जाना चाहती हूँ, चलो मैं कहीं पे लेके जाती हूँ बाहर में आज रात के खाने के लिए। और वो हेल्प भी मांगती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले उसने अपने चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे स्पोर्ट्स को लेकर, पर उस पर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हार्श कमेंट्स डाले हैं, इसलिए वो जानना चाहती है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की। वो चाहती थी कि कॉन्ग उसे समझा सके ताकि वो अपने गलतियों को ठीक कर सके। पर वहाँ पर कॉन्ग सीधे अपनी बाइक से उतरता और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में खाना खाने के लिए चलता हूँ, और उसके बाद क्या, तुम मुझे अपने घर पे बुलाओगी, तुम्हारे रूम में बुलाओगी। और फिर से वो उसे जलील करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम बार बार मेरे पीछे पड़ी हुई हो ताकि तुम्हें होस्टिंग करने का एक शॉर्टकट मिल जाए, यहाँ से तुम पॉपुलर हो जाओगी, शक्ल भी अच्छी भगवान ने दे ही दिया है तुम्हें, पर तुम्हें मेहनत नहीं करना है, खुद के दम पे कुछ नहीं करना है, इसलिए तुम बार बार मेरे पीछे आ रही हो। यहाँ पर वो उसे बहुत कुछ सुनाता है और चला जाता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो घर आती है और घर बैठ के भी यही सोच रही होती है कि किस तरह से आज कॉन्ग ने उससे बात करी। वो अपनी मॉम की पिक्चर को देख रही होती है और सैड होती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग जब घर पहुंचता है तो देखता है कि जुआन एक वीडियो देख रहा था। वो किसी और का नहीं बल्कि क्यूइंग का ही था। वहाँ पर जुआन बता रहा होता है कि बेचारी को कितने ज़्यादा हार्श कमेंट्स मिल रहे हैं, वो तो बस एक वीडियो बना रही होती है, अभी कुछ गलत है तो लोगों को उसे समझा देना चाहिए ना कि कहाँ क्या गलती है, पर इतना ज़्यादा हार्श कमेंट। वो भी परेशान था। यहाँ पे कॉन्ग को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसे सच में मदद की ज़रूरत थी, और वो उसके साथ में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रही थी। इस बात को जानकर उसे भी बहुत बुरा लगता है कि उसने कितना कुछ गलत उसे कहा। इसलिए वो कमेंट्स में जाता है, और कमेंट्स में जहाँ भी लोगों ने कुछ कुछ गलत लिखा था उन सारी जगहों पे वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगता है। और एक जगह पर वो उससे मैसेज भी करके ये समझाता है कि जहाँ जहाँ उसने गलती की उसे वो कैसे सुधार सकती है। उस मैसेज को देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये मैसेज किसने किया है, पर देखती है कि कोई तो है जो इसके सपोर्ट में कुछ कह रहा है, तो उसे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक डायरी लेता है, और उसके मिस्टेक्स को उस डायरी पे एनालाइज करके उसमें किस तरह से वो सुधार कर सकती है वो सब कुछ लिखने लग जाता है। उसके बाद फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कि पाई से मिलने के लिए गया हुआ होता है। वो पाई से कहता है कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो ना, हम तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे, ऐसे तुम्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। तुम जिस टीम में अभी खेल रहे हो वहाँ पे मेंबर से तुम्हारी वैसे भी बनती नहीं है, तुम अकेले कब तक खेलते रहोगे, हमारी टीम में अगर आते हो तो हम बहुत सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, और हम पैसे भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। तो वहाँ पर पाई उससे कहता है कि मैं सब कुछ मान लूँगा, पर बस एक ही शर्त पे कि कैप्टन मैं रहूँगा, और कैप्टन अगर आप कॉन्ग को नहीं बनाओगे तो। यहाँ पर मैनेजर तो यही चाहता ही था, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। वो कहता है कि मैं कुछ समय में तुमसे बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो जाकर यही सारी चीज़ें डायरेक्टर से कहता है, उनसे कहता है कि वो सारी चीज़ें मान जाए और कॉन्ग को हटा दे, तब पाई उनकी टीम में आ जाएगा। और पाई बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अगर वो उनकी टीम में आता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन सब से। उधर हम जाओजिन को देखते हैं जो कि यान यान के पास में जाती है। वहाँ पर यान यान तो पहले से ही घबराई हुई थी क्योंकि ई को भी अभी जॉब से निकाल दिया गया था, और वहाँ पर क्यूइंग की भी अच्छी हालत नहीं दिख रही होती है, इसलिए वो फिर से जाओजिन में जाके चिपकने लग जाती है ताकि जाओजिन उसकी हेल्प करे। जाओजिन कहती है कि वो उसकी हेल्प तो कर देगी, पर उसके लिए उसे एक काम ज़रूर करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर वो उसे क्यूइंग के खिलाफ कुछ करने के लिए कहती है। पहले तो यान यान नहीं मानती क्योंकि क्यूइंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा काइंडली बिहेव करती थी, पर फिर भी अपने प्रॉफिट के लिए वो उसे भी बिट्रे करने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि शाम को क्यूइंग जब अपने घर पर होती है तब भी वहाँ पर यान यान आती है। क्यूइंग उसे देखती है तो कहती है इतनी रात को वो क्या कर रही है। वो घबरा जाती है, इसलिए पहले उसे बिठाती है, फिर पूछती है कि सब ठीक है, तो यान यान कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो यान यान से कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाती हूँ। अब वो नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यान यान उसके कंप्यूटर में कुछ कर रही होती है और वो छिप के किसी तरह से कुछ करती है। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर क्या हुआ। अब यहाँ पर क्यूइंग भी उसे नूडल्स देती है, उसके बाद फिर वो भी सो जाती है। हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ की न्यूज़ में हर एक जगह ये वायरल हो चुका था कि कॉन्ग उसी जेफरी नाम के दूसरे कैप्टन से, स्काई टीम के कैप्टन से झगड़ा कर रहा होता है, और वहाँ पर झगड़े के आगे की क्लिप को दिखाया गया था जहाँ की वो लोग मारपीट कर रहे होते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, पर उस क्लिप में ऐसा दिख रहा था कि कॉन्ग उसे पीट रहा है।
और अब इस क्लिप के बाहर आते ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो चुका था। हर जगह कॉन्ग को बैकलैश मिल रहे होते हैं, लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते और उसे टीम छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पर क्यूइंग को तो कुछ भी पता नहीं होता, वो सोई हुई होती है। बाकी के सारे प्लेयर्स देखते हैं, कॉन्ग देखता है, उसके टीम मेंबर्स देखते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। डायरेक्टर वहाँ पर सारे लोग ही परेशान होते हैं। यही चीज़ ई को भी पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाती है। फिर वो क्यूइंग को कॉल करती है। क्यूइंग जब उठाती है तो ई उससे कहती है कि तुमने वो क्लिप वायरल किया क्या। इस पर वो कहती है कि कौन सी क्लिप। तो ई उसे बताती है कि वो क्लिप वायरल हो गई है जिससे कि उसने ही रिकॉर्ड किया था, पर ऐसा फाइट वाला तो कुछ नहीं था ना। लेकिन वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि कॉन्ग उसे मार रहा है, जेफरी को। अब वो क्यूइंग देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है और वो कहीं और से नहीं बल्कि उसके ही अकाउंट से पोस्ट किया गया था, इसलिए सारे लोग ही परेशान होते हैं। सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये क्यूइंग नहीं किया है और हर जगह ऐसे र्यूमर्स होते हैं कि क्यूइंग और कॉन्ग एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कॉन्ग ने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया। इस वजह से, गुस्से की वजह से क्यूइंग ने इस क्लिप को वायरल किया है और हर जगह इन दोनों को ही बैकलैश मिल रहा होता है और सबसे ज़्यादा तो कॉन्ग को। अभी सारे लोग मीटिंग करते हैं जहाँ की डायरेक्टर, मैनेजर, कोच और कॉन्ग सारे लोग होते हैं। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि इसने उसके साथ में डेट करा और उस ब्रेकअप उसके साथ में कर लिया, इसी वजह से वो परेशान होकर उसने ऐसा किया। हर जगह यही चीज़ है और उसने जेफरी के साथ झगड़ा तक किया, इतना ज़्यादा वो कैसे कर सकता है। और यहाँ पर मैनेजर उन सारे लोगों को कह रहा होता है कि अब कॉन्ग अगर चला ही जाए टीम से तो बेहतर होगा। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी, इस वजह से सारे लोग परेशान थे और वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्यूइंग पर भी अब केस करेंगे, उसे भी डिफेमेशन के केस में अंदर करवाएंगे। और यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बेचारी की हालत भी ख़राब थी। अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि दरअसल ये सारा कुछ किया धराया बस जाओजिन का अकेला नहीं था, बल्कि इसमें मैनेजर भी उसके साथ में था। ये दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था क्योंकि जाओजिन को बिल्कुल भी वहाँ पर क्यूइंग पसंद नहीं थी और दूसरी तरफ मैनेजर को कॉन्ग नहीं पसंद था। तो ये दोनों एक साथ मिलकर उन दोनों की बैंड बजाने के लिए वो लोग ये कर रहे होते हैं। और यान यान ने उस दिन इसी वीडियो को क्यूइंग के कंप्यूटर में जाके उसके अकाउंट से पोस्ट करा था, जैसे कि सारे लोग इसे अब गलत समझ रहे होते हैं। वहाँ पर हर जगह यही खबर थी और उनके हेडक्वार्टर के बाहर में पूरा हर एक जगह पे मीडिया वाले लोग ही भर चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद हम ई को देखते जो कि वहाँ पर जाते और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ में कॉन्ग। उसे पता था कि उसके फ्रेंड ने कुछ गलत नहीं किया है, पर उसे खुद भी तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी हम देखते हैं कि जुआन वहाँ पर आता है, वो ई को देखता है तो उसे वहाँ से लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकती है। पर यहाँ पर ई भी बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो फिर से जुआन को पीटने लग जाती है और उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है सब कुछ कॉन्ग ने किया है, उसने उस दिन शायद झगड़ा भी करा होगा, मुझे क्या पता, हो सकता है ऐसा कोई वीडियो सच में होगा। वो वैसे भी हमेशा उसे बुली करता है तो उसने सच में उस कैप्टन के साथ में भी झगड़ा करा होगा। यहाँ पर जुआन उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मत बोलो, कॉन्ग कभी ऐसा नहीं कर सकता और उसने वैसे भी नहीं किया, वो भी उस समय मौजूद था वहाँ पे। अब ऐसे में ये दोनों एक दूसरे की साइड ले रहे होते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को बचा रहे होते हैं और एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं और गुस्से में ही उसे मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की क्यूइंग को उसके बॉस बुलाते हैं। उसके बॉस कहते हैं कि उस पर अभी केस भी होने वाला है डिफेमेशन का और इस वजह से वो उसे अब अपनी कंपनी में भी नहीं रख सकते और वो उसे उसी समय जॉब से भी बाहर कर देते हैं। जब वो अपना सामान लेकर जा रही होती है तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे होते हैं और सारे लोग उस पर ऊट पटांग से कमेंट्स कर रहे होते हैं। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसमें तो उसकी गलती भी नहीं थी, पर वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम याओ को देखते हैं जो कि अकेले अकेले बैठे बैठे गेम खेल रहा होता है बहुत लेट तक। वहाँ पर कॉन्ग आता है, कॉन्ग उसे कहता है कि वो इतना ज़्यादा भी खुद को परेशान ना करे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। उसे पता है कि जल्दी ही फाइनल की कॉम्पिटिशन भी होने वाले हैं, पर वो थोड़ी देर आराम कर ले। यहाँ पर याओ कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कॉन्ग उसके लिए परेशान ना हो। दूसरी तरफ हम अभी पाई की टीम को देखते हैं जहाँ की वो सारे टीम मेंबर से कह रहा होता है कि वो लोग ध्यान दें, पर वहाँ पर सारे लोग ही उसका मजाक बना रहे होते हैं। दरअसल इन पांचों में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी, बाकी के चार तो साथ में थे पर पाई को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए सारे लोग वहाँ पर उसका मजाक बना रहे होते हैं और पाई जो भी कह रहा होता है उनमें से कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है। उसके बाद हम फिर से अभी हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ के भी सारे लोग होते हैं और उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर भी वहाँ पर मीटिंग में आए हुए होते हैं। वो बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि कॉन्ग ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वजह से अभी टीम को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, उनके शेयर्स भी नीचे आ जाएंगे, वो इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है, उसने ऐसी गलती करी भी कैसे। वहाँ पर कॉन्ग उनसे कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसने जेफरी से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया है, ये एडिटेड है, ये फेक है। पर वहाँ पर वो इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। सारे लोग जब पूछते हैं कि वो कैसे प्रूव करेगा तो वो कहता है कि वो खुद जेफरी से जाकर मिलेगा। जेफरी को तो पता ही है ना कि उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। तो वहाँ पर मैनेजर कहता है कि तुम्हें लगता है जेफरी कभी भी तुम्हारे साइड से कुछ भी बोलेगा, तो कौन कहता है कि वो देख लेगा। अब ये बात सुन के मैनेजर भी घबरा जाता है,
वो अपने केबिन में आता है और अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्ग और जेफरी एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जेफरी ने सच बता दिया तो कॉन्ग भी बच जाएगा और उसका पूरा इतना ज़्यादा जो उसने प्लान बनाया सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ भी करके जेफरी और कॉन्ग को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। उसके बाद फिर हम क्यूलिंग और ई को एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ की क्यूइंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। ई उसका सपोर्ट करती है वहाँ पर, वो उसे कंफर्ट करती है, कहती है कि वो हमेशा उसके साथ में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर क्यूइंग को एक कॉल आता है और वो किसी और का नहीं बल्कि उसके ब्रदर का होता है। वो उसका स्टेप ब्रदर होता है और यहाँ पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बचपन में जब ये काफ़ी छोटी थी तो उस समय इसके मॉम और डैड शायद अलग हो गए थे और उसी के बाद फिर उसकी मॉम का डेथ भी हो गया था और इसलिए वो अपने फादर को कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाई। वहाँ पर उसके फादर ने तो दूसरी शादी कर ली और उनसे उनका बेटा भी था, लिंग उनका वही बेटा था, यानी कि क्यूइंग का स्टेप ब्रदर, जिसको कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर लिंग यहाँ पर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो इनको बहुत पसंद करता था और बिल्कुल भी उसे अपनी स्टेप सिस्टर नहीं मानता था। पर वहाँ पर दूसरी तरफ क्यूइंग कभी भी उसे अपना भाई ही नहीं मानती थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी मॉम उसके फादर की वजह से ही चली गई उसे छोड़कर, और वो अपने फादर को भी इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाई। वहाँ पर हम देखते हैं कि ई और क्यूइंग वहाँ पर लॉयर से मिलने के लिए आए थे। वो लोग लॉयर से बात करते हैं तो लॉयर उनसे कहता है कि अगर वो सारे लोग सेटल कर लें तब तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और अभी इतने आराम से तो ये केस ख़त्म नहीं होने वाला है, इसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंसने वाली है। इसलिए वो बहुत परेशान होती है। फिर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर में उसका भाई खड़ा हुआ होता है। लिंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि दी, मुझे पता चला आप बहुत परेशानी में हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे बात करने की कोशिश भी करता है, पर वहाँ पर क्यूइंग तो बिल्कुल ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। और उसका भाई इस तरह से अपनी बहन को नहीं देख सकता था, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। इसलिए वो कहता है कि दी, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मदद तो करने दो। पर वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती और गेट भी बंद कर देती और कहती है कि दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आना। पर उसका भाई इस तरह से अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता था। वो घर जाता है और वहाँ भी बार बार इसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो अपने फादर को भी बताता है। उसके फादर जब उसे देखते हैं इस तरह से बैठे तो वो पूछते हैं, तब वो उन्हें सब कुछ सही सही बताता है। वो कहता है कि अभी उसकी बहन कितनी ज़्यादा परेशानी में है और उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है। उस पर अभी एक केस चल रहा है और घर के भी उसने पूरे पैसे नहीं दिए थे, तो उससे हर मंथ उस घर के लिए भी पैसे देने पड़ जाते हैं। और अभी एक दूसरा ही परेशानी हो रखा है, उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया, मतलब कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। यहाँ पर वो अपने डैड से कहता है कि उन्हें जाकर उसकी सिस्टर की हेल्प करनी चाहिए। डैड कहते हैं कि उसे तो पता है ना, उसकी सिस्टर कभी भी उनसे हेल्प नहीं लेगी। पर फिर भी वहाँ पर लिंग उन्हें फोर्स करता है। वो उन्हें कहता है कि प्लीज़ डैड, आप जाकर कम से कम बात तो करो दीदी से, शायद वो मान जाए। और यहाँ पर फिर वो अपने डैड को लेकर जाता है। जब वहाँ पर क्यों दरवाज़ा खोलती है तो अपने डैड को देखती है। वो उन्हें अंदर भी नहीं बुलाती और ना ही उनसे बात करना चाहती थी। पर उसके डैड वहाँ पर कहते हैं कि तुम अपने डैड को अंदर भी नहीं बुलाओगी। क्यों कहती है कि आ जाइए अंदर। फिर उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, जो भी बोलना है बोल दो, फिर चले जाओ। उसके डैड वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह उसकी मॉम और उसकी तस्वीर होती है। उसके डैड की कहीं पे एक पिक्चर तक उसने नहीं रखी थी। वो जानते थे कि वो उन्हें पसंद नहीं करती, पर फिर भी अपनी बेटी को इस तरह से वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हमारा घर, सबका घर, सब एक साथ रहेंगे ना, क्या ज़रूरत है इस तरीके से दूसरी जगह पर रहने की। और तो और वो इस केस को सेटल करने के लिए भी जितने भी पैसे लगेंगे वो ऑफ़र करने के लिए भी तैयार थे। वो कहते हैं कि वो कुछ भी करेंगे पर अपने बच्चे को बचा लेंगे, इसलिए उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर क्यूइंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आपकी भीख नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। मैं जब घर से निकली थी उसी समय आपसे सारे रिश्ते ख़त्म करके मैं यहाँ पर आई थी और अपने दम पर मैं आज तक जी रही हूँ और आगे भी जी लूँगी, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। उसके डैड वहाँ पर उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं, पर क्यों उनकी एक भी नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से निकाल देती है। जब उसके डैड बाहर आते हैं तो वो टेंशन में होते हैं। जब वहाँ पर लिंग उन्हें देखता है तो वो कहता है कि डैड आप टेंशन मत लो, दीदी कुछ समय में मान जाएंगी और अगर वैसी कुछ भी परेशानी हुई तो मैं और आप दोनों हैं, दोनों दीदी को संभाल लेंगे। उसके डैड भी उसे देखकर खुश होते हैं कि उनका बच्चा अपनी बहन के लिए इतना परवाह करता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जहाँ के सारे प्लेयर्स अभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसे ई का मैसेज आता है। ई उसे मिलने के लिए बुलाती है तो जुआन काफ़ी अच्छे से तैयार होकर बन ठन के उसे मिलने के लिए चाहता है। पर वहाँ रेस्टोरेंट में तो वो बस क्यों की बातें कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम केस का कुछ करो ना, उस पर केस हो गया, उसके पास अभी पैसे भी नहीं है, वो सब कुछ कैसे सेटल करेगी, कैसे मैनेज कर पाएगी। वहाँ जुआन कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, गलती तो आखिरकार क्यूइंग की ही है ना, उसके वाले अकाउंट से कैसे ये पोस्ट हो सकता है, सब कुछ तो उसने ही किया है।
तब भी वहाँ पर ई को एक कॉल आता है। वो किसी और का नहीं बल्कि क्यूइंग का होता है। वो उठाती है तो पता चलता है क्यूइंग उसे कहती है कि वो अपना घर बेच रही है, जिसके लिए वो इतने सालों से पैसे दे रही थी और अभी कुछ महीनों में वो घर उसका होने वाला था। पर अब वो उस घर को नहीं रख सकती, इसलिए वो उस घर को भी बेच रही है और उसी के पैसे से ये केस के पैसे भी वो दे देगी और सब कुछ सेटल कर लेगी और फिर कहीं जाएगी और किसी तरह से न्यू जॉब के बारे में सोचेगी। ये सब कुछ जानकर ई को बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा, क्योंकि उसे पता था कि वो घर क्यूइंग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी सब कुछ इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा जब वो उस घर को खरीदने के इतने क्लोज पहुंच चुकी है। यहाँ पर वो बहुत गुस्सा करती है। वो जुआन से कहती है कि तुम्हें पता भी है क्यूइंग अभी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजर रही है। वो उसे बताती है कि वो अपने घर को भी बेच रही है ताकि केस को सेटल कर सके और अगर ज़्यादा पैसे मांगने पड़े तो उसे पता भी नहीं वो कैसे ये सब कुछ कर पाएगी। उसके पास ना जॉब है ना कुछ है, वो कैसे मैनेज करेगी। और गुस्से में वहाँ पर वो जुआन से कहकर चली जाती है। अब जुआन ये सारी बातें कॉन्ग को बताता है तो वो दोनों सुन के पास में जाते हैं और ये तीनों लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही समझ चुके थे कि कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ अकेले, ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ हंगामा अकेले तो वो लोग नहीं कर सकते ना। यहाँ पर क्यूइंग कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकती। वो इतनी ज़्यादा भी इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि ऐसा कुछ कर दे और ना इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि खुद के अकाउंट से पोस्ट करे। वो सारे लोग समझ जाते हैं कि किसी और ने किया है और वो सारे लोग क्यूइंग को फंसा रहे हैं और ये सबका एक ही मकसद है कि कॉन्ग का करियर ख़त्म हो जाए। यहाँ पर वो सारे लोग समझ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही वो इन सारी चीज़ों का हल भी खोज लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यूइंग अपने घर को बेच देती है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। ई वहाँ पर आती है, वो उसे कहती है कि तुम ये सच में घर बेच लोगी, ये तुम्हारा सपना है। पर फिर भी क्यूइंग उसे कहती है कि हाँ, उसने डिसाइड कर लिया है वो इस घर में नहीं रहेगी। तो फिर ई उसे कहती है कि ठीक है, फिर मेरे घर पे चलो। और वहाँ पर क्यूइंग को बहुत अच्छा लगता है। ई उसे अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है और उसके पूरे सामान को सबको लेकर चली जाती है कि जब तक कुछ भी नहीं होगा वो लोग हमेशा साथ ही रहेंगे और जब ऐसा घर लेना होगा, जब अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएंगे, तब अगर क्यूइंग चाहती है तो वो उसके घर से मूव आउट कर सकती है। उसके बाद फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि मैनेजर के केबिन में जाता है। वो उसे कहता है कि आपने जेफरी से बात करा। उसे तो पता ही था कि वो बिल्कुल भी जेफरी से बात नहीं करेगा, पर फिर भी वो ऐसा दिखा रहा था कि हाँ, वो जेफरी से बात कर रहा है और जल्दी वो उसे यहाँ पर सबसे मिलने के लिए भी बुलवा लेगा। यहाँ कॉन्ग को तो पता ही था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब वो जेफरी से मिलने जाएगा या फिर उसे ऐसा कहने जाएगा कि मत मिलना, तो वो उसके पीछे जाएगा और उसी समय वो जेफरी से बात करेगा। और यही सब सोचकर वो डिसाइड करता है कि आज शाम वो उसके पीछे पीछे जाएगा। दूसरी तरफ हम इधर क्यूइंग को देखते हैं जो कि अभी ई के घर में सेटल हो चुकी थी अच्छे से, और तभी वो मैसेज करती है मैनेजर को क्योंकि वो सेटल करना चाहती थी, सेटलमेंट के बारे में बात करना चाहती थी केस के लिए। तो इसलिए मैनेजर उसे मिलने के लिए बुलाता है और तभी वहाँ पर कॉन्ग की बाइक उसे दिख जाती है। तो वो लिपस्टिक से उसमें एक पिग का फेस बनाती है और फिर मैनेजर के पास चली जाती है। वहाँ पर जब कॉन्ग आता है तो देखता है कि वहाँ पर क्यूइंग किसी से बात कर रही है, पर उसे ये नहीं दिखता कि वो किससे बात कर रही है। पर वो किसी की गाड़ी में बैठ कर जाती है, इसलिए उसके पीछे पीछे ही वहाँ पर कॉन्ग भी जाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मैनेजर अब यहाँ पर क्यूइंग से कह रहा होता है कि अगर उसे ये सब कुछ सेटल करना है तो उसे इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। वो कहती है कि उसे पता है कि उसे पे करना पड़ेगा और उसने इसके लिए पैसे भी कलेक्ट कर लिए हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ना मांग ले क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं हैं। अभी अभी उसकी जॉब भी चली गई है। वो उनसे यही सारी बातें कर रही थी, पर वहाँ पर मैनेजर एक होटल के सामने में आकर रुकता है और कहता है कि चलो होटल में। यहाँ पर वो समझ जाती है कि इसके इंटेंशन सही नहीं है, इसलिए वो मना करती है और कहती है कि नहीं, मुझे अभी घर जाना है, अब बाद में बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। वो वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी मैनेजर से पकड़कर उसके साथ में बदतमीज़ी करने लग जाता है। वहाँ पर क्यूइंग बहुत चिल्ला रही होती है, उसे अलग दूर रहने को कह रही होती है, पर मैनेजर बिल्कुल भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉन्ग पहुँचता है और वो ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर जाके सीधे मैनेजर को गाड़ी से निकालता है और उसे बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है। वहाँ पर क्यूइंग बहुत रो रही होती है, किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलती है और गिरते पड़ते वहाँ से जाने लग जाती है। तभी कॉन्ग देखता है कि उसकी हालत ख़राब है, वो उसके पीछे जाने लग जाता है, पर वहाँ पर क्यूइंग बहुत रो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और बहुत रोती है। वहाँ पर कॉन्ग जाता है उसे संभालने को। वहाँ पर वो अपना सामान भी फेंक देती है सारा निकाल के पर्स और कहती है मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं पे किस चीज़ से करूँगी। बहुत रोती है। तभी उन सारी चीज़ों को जब कॉन्ग रखने लग जाता है तभी देखता है उसमें एक पिक्चर होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि क्यूइंग की मॉम की होती है और उनके गले में वही नेकलेस था। अब ये देखकर कॉन्ग समझ जाता है कि वो नेकलेस इसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और क्यों उसके टूट जाने पर वो इतना ज़्यादा रो रही। अब वो वहाँ पर पे करने के लिए भी जाता है। जब वो लेडी को पे कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ से क्यूइंग निकल कर बाहर जाने लग जाती है। कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे रोकता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी है, उसे अब नहीं करना चाहिए। और फिर वो पूछता है कि अच्छा घर का एड्रेस बता दो, तुम अभी कहाँ पर रह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर वो और रोते हुए कहती है कि अब मेरे पास घर कहाँ है, तुमने तो मेरा घर भी छीन लिया। और यहाँ पर वो रोते रोते उसे बताती है, वो कहती है कि तुम हमेशा कहते थे ना कि मुझे बस शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट के पीछे मैं भाग रही हूँ ताकि मैं बस इसी वजह से चिपक रही हूँ ताकि मुझे काम मिल जाएगा, शॉर्टकट मिल जाएगा।
वो कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैंने हमेशा अपनी मेहनत से ही जो भी किया वो सब कुछ किया और तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते रह गए। देखो अभी तुमने तो मुझे बर्बाद भी कर दिया। मेरे पास ना ही घर है, ना ही जॉब है, ना ही पैसे, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं सेटलमेंट के लिए गई, वहाँ पर उस इंसान ने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तो बर्बाद हो चुकी, मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं है मेरे पास। वो वहाँ पर बहुत रो रही होती है और कॉन्ग को पछतावा हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो हमेशा किस तरह से उसे इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है। कभी भी उसकी गलती नहीं थी, पर कॉन्ग अपने मन से हमेशा उसके बारे में कुछ कुछ गलत सोच लिया करता था और हमेशा उसे इस तरह से जलील करता था। यहाँ पर कॉन्ग को अपने आप पर भी गुस्सा आता है और एम्बेरस्ड भी फील कर रहा था कि उसने क्या करा और बेकार में किसी लड़की के साथ में उसने इतना गलत किया। वहाँ पर वो रोते रोते गिर जाती है और कॉन्ग उसे संभालने की कोशिश करता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।